साथियों, खबर ब्राजील से है। वहाँ के हजारों लाखों युवक सड़कों पे हैं, मांग कर रहे हैं। कई मांग है, प्रमुख मांग है कि ब्राजील सरकार तुम इस्तीफा दो। वहाँ के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हटाने की मांग हो रही है। कारण है, ब्राजील में करीब 14 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं। 1.5 से 2 करोड़ तक के लोग संक्रमित हो चुके हैं। ब्राजील एक बड़ा देश है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जहां का क्षेत्रफल 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी 21 से 22 करोड़ के बीच में। भाषा पुर्तगीज है। तो ये राष्ट्रपति बोल्सोनारो के बारे में और भी बातें करेंगे। कैसे आए, क्या इनकी विदेश नीति है, क्या इनकी देश नीति है, किस तरह के आदमी है, किस तरह की शक्तियां इनके पीछे, किनके लिए काम करें, बहुत महत्वपूर्ण है। यह आप अपने देशों में भी पाएंगे। तो इनकी मांग में मुख्य जो मांग है वह है कि जायरे बोल्सोनारो, आप इस्तीफा दो। इस्तीफा नहीं है तो इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। वहां पे महाभियोग का यानी इम्पीचमेंट की प्रणाली है, जैसे अमेरिका में है। भारत में ऐसा नहीं है, जजों के खिलाफ जरूर होता है। और इन मांगों के साथ है कि वैक्सीनेशन दो। इसकी मांग तो दुनिया में हर जगह जनता कर रही है। इमरजेंसी फिनेंशियल एड दो। जो वहाँ की लोकल आबादी है, मूल निवासी हैं, उनकी रक्षा के जो कानून थे, जो तुमने उसको नेस्तनाबूद किया, उसको लागू करो, उनकी रक्षा करो। डिफॉरेस्टेशन जो तुम कर रहे हो, भारी मात्रा में कर रहे हो, उसको बहाल करो। डिफॉरेस्टेशन करना बंद करो। और अमेज़न में जो आग लगा था, ये बता दूं कि भारी भयंकर आग था। पूरे विश्व भर में तहलका मचा हुआ था, क्योंकि अमेज़न जंगल को माना जाता है कि वो पृथ्वी का फेफड़ा है, जहां से कि वो ऑक्सीजन बनाने का काम करता है। और उसको बचाने के लिए दुनिया भर के कई देशों ने मदद की पहल की, जिसमें G7 के साथ फ्रांस भी शामिल था। लेकिन बोल्सोनारो के मूर्खता और अहम के कारण यह इनकार कर दिया गया। वहां का हेल्थ केयर सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है, जैसे स्पेन और इटली में खत्म हुआ था। और पहले ही दौर के लहर में वहां हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग संक्रमित हुए थे। विकसित है, वहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत विकसित है। प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट क्लिनिक के रूप में है, जो वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी कंट्रोल में करती है। आपके पास पैसे हैं तो आप बहुत सुरक्षित है, नहीं है तो दिख रहा है। अभी जिस देश में जहाँ भी रह रहे हैं आपको नजर आएगा। तो आइए हम बोल्सोनारो के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे एक पार्टी है ब्राजील में, वर्कर्स पार्टी, जो वहां से करीब 2002 के आसपास से वहां सत्ता में है। और उसके नेता के बारे में भी बात करते हैं। साथ साथ यह भी बात करते हैं कि कैसे इस वर्कर्स पार्टी ने सत्ता में आने के बाद से अपने संसाधनों का इस्तेमाल खुद के जनता के लिए करने लगे। चाहे वह तेल हो, फैक्ट्री हो या और भी कोई चीज़ है, खुद के लिए करने लगे। उन्होंने अमेरिकी पूंजी के लिए वह चैलेंज कर दिया कि आप इसमें नहीं आ सकते। उन्होंने मना कर दी। और इसलिए बोल्सोनारो का आना एक प्लॉट के तहत, एक बदमाशी के तहत, एक पॉलिटिकल फेयर की तरह, जैसे वारफेयर होता है वैसे पॉलिटिकल फेयर की तरह एक प्लान किया गया, जिसमें अमेरिका का मुख्य रोल था, स्विट्जरलैंड का भी था, जिसकी जहां मदद मिली उन्होंने लिया। और उन्होंने पुराने पार्टी को हटाकर बोल्सोनारो जैसे एक वैसे इंसान को लाया जो रेसिस्ट था, जो वहां के बोल्सोनारो के साथ जो आता था, उन सबको साथ लाया गया। शुरुआत कहां से हुई, इसकी चर्चा करते हैं। कार वॉश ऑपरेशन के नाम से वह 2014 में शुरू हुआ। वहां के एक छोटे से पंप हाउस का मालिक था,
जो कि मनी एक्सचेंज का भी काम करता था, उसके खिलाफ ये शुरू हुआ। और यह जगह था, वहाँ पे क्यूरी टीबा है और वहाँ के जज थे मोरो। मोरो के पास आया और यह खोज करते करते धीमे धीमे, यह खोज करते करते कहाँ पहुंचा, यह वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति के पास तक पहुंच गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण खोज था साथियों। ऐसे खोज हमारे देश में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2G 3G बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग पकड़े गए, CBI है, कांग्रेस ने भी वो खोज में साथ दिया जो उस समय सत्तासीन थी और उसको लाया। यही हालत वहां के खोज में हुआ और भूतपूर्व राष्ट्रपति लूला, जो 2018 में चुनाव लड़ने वाले थे, उनको इसमें शामिल किया गया, उनको उसमें घसीटा गया। वो वहां के संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद से 4-4 वर्ष यानी 8 वर्ष तक राष्ट्रपति बनने के बाद से एक टर्म के लिए वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। 1 या 2 टर्म के बाद से फिर उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। और इसी नियम के तहत लूला जब हटे तो उनके जगह पे डिल्मा आई और डिल्मा करीब 2010 के बाद से आई, जो 4-4 साल करके 18 साल 2018 तक उनके रहना था, जो अगली चुनाव के बाद से फिर से लूला के वापसी लाने की बात हो रही थी। डिल्मा भी उन्हीं की पार्टी की थी और डिल्मा को भी किसी न किसी तरह से फंसा के महाभियोग लाया गया और उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। यानी हर तरह से दिखाने की कोशिश की गई कि वर्कर्स पार्टी भ्रष्ट सरकार है और इसमें जितने लोग हैं भ्रष्ट हैं। यानी वर्कर्स पार्टी ने जो वहां काम किया था, बड़े बड़े कंपनियों का, तेल के कुओं का जो राष्ट्रीयकरण किया और जो उससे जो पैसे मिले, वहां की गरीबी रेखा से हजारों नहीं लाखों लोगों को ऊपर लिया गया, उसको ढक दिया गया और यह कहा गया कि अब यह जो पार्टी है, यह सरकार जो है, यह जो लोग हैं, ये लोग भ्रष्ट है, समाजवाद असफल हो चुका है। वास्तव में समाजवाद वैसा नहीं जिस समाजवाद की बात हम करते हैं। और इस तरह से ये जो जज साहब थे, इनको लाया गया और इनके नेतृत्व में खोज हुई। इस जज का चुपके चुपके मीटिंग हुआ था अमेरिकी बड़े पूंजीपतियों के देख रेख में, CIA के देख रेख में, और वैसे लोगों को 2014 से ही लाना शुरू कर दिया गया था ताकि ये लोग एक मुहिम पैदा करें और हर तरीके से इनको यह दिखाया जाए, वहाँ के जनता के बीच में यह लाया जाए, ये लोग बहुत भ्रष्ट हैं, यह लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। और वहाँ के कानून के तहत लूला को अंततः जेल में डाला गया। ये जो जज साहबान थे, जब बोल्सोनारो की सरकार आई, बोल्सोनारो जीत गए और बर्नांडो जो तीसरे राष्ट्रपति बनते यदि वर्कर्स पार्टी जीतती तो, इतने खराब स्थिति में पहुंच गए थे कि बोल्सोनारो जीता और इस जज को वहां का जस्टिस मिनिस्टर बनाया गया। इन्होंने जज पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में बहुत सारे हंगामे हुए, खोज आए, रिकॉर्ड पाए गए और यह भंडा फूटा कि यह जो जज जो था वह बहुत ही निम्न स्तर का आदमी था। ऑपरेशन कार वॉश के तहत में इसने वो सारे अखबारों का, सारे मीडिया का, सारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जैसे भारत में व्हाट्सएप, फेसबुक, वहाँ भी किया गया और यह दुष्प्रचार फैलाया गया और ये दिखाया गया कि ये जो जज जो था वह एक चीज़ें खास था। उसे अमेरिका बुलाया गया। वह अमेरिकी जो मीडिया थी उसके बड़े प्यारे थे। पूरे ब्राज़ील में जो भ्रष्टाचार का माहौल फैला, जो बर्बादी की तरफ फैल रहा, जो खत्म हो रहा है, उसको कैसे ये जज जो थे उसको वह एक नई मुहिम के तहत उसको खत्म कर रहे थे। और जब ये हंगामा शुरू हो गया, अभी कुछ समय पहले
बोल्सोनारो के लिए मुश्किल हो गया कि इस जज को मिनिस्टर बनाए, इसको बाहर निकाला। और यह जज मोरो अब अमेरिकी जो फिनांस कैपिटल वगैरह है उसके यहाँ काम करने के लिए जा रहा है। सोच सकते हैं किस स्तर का यह दलाल था। इस बीच यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में लूला गए, जब उन्हें बेल मिला, लूला गए 400-500 दिनों के बाद से, जेल में रहने के बाद से वहाँ पे फिर से केस को खोला गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्डिक्ट दी। उसमें यह कहा कि लूला बिल्कुल ईमानदार हैं, और दूसरे जो जज मोरो ने किया वह एक भ्रष्टाचार के खिलाफ में, एक साजिश के तहत में इन्होंने इस तरह की हरकतें की और बड़े इनएफिशिएंट थे। मैं इनएफिशिएंट नहीं मानता, बड़े एफिशिएंट थे, तभी तो उन्होंने अमेरिकी पूंजी की मदद से और अमेरिकी पूंजी के हित के लिए इस तरह की दल्लेबाजी करके बहुत सारे देशों के सीबीआई के टॉप जो ऑडिटर जनरल होते हैं, वो मीडिया, ये सारे मिलके ये ग्रुप बनाते हैं और ऐसा करते हैं विदेशी ताकतों की भी मदद से। वैसा इन लोगों ने किया। चलिए, ये तो हुआ। अब फिर से चूंकि 4 वर्ष गुजर चुका है, इसलिए फिर से लूला चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अभी को जो वहाँ पे जो सर्वे किया गया उसके हिसाब से 50% से अधिक लोग लूला के पक्ष में हैं। यह चुनाव 4 साल बाद यानी 22 में होगा। तब तक वहाँ की जनता को झेलना पड़ेगा। यह है चुनाव से चुनाव तक की राजनीति की प्रक्रिया, आपको झेलना पड़ेगा। राइट टू रिकॉल नहीं है। क्रांतिकारी परिस्थिति होने के बावजूद भी क्रांति इसलिए नहीं सफल हो पाएगी कि कोई क्रांतिकारी पार्टी नहीं। वर्कर्स पार्टी एक सोशल डेमोक्रेट है, पूंजीवाद को रखते हुए वहाँ की व्यवस्था में सुधार करना चाहती है। कहते हैं जो डैमेज जो हुआ इस बीच में 174 बिलियन 174 बिलियन वहाँ के करेंसी रियल में, या 34 बिलियन अमेरिकन डॉलर के रूप में यहाँ के संपत्ति का ट्रांसफर हो गया अमेरिका में। उसमें से इन्होंने 4-5 बिलियन या 10 बिलियन लगा भी दिया तो क्या अंतर पड़ता है। करीब 40 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। दर्जनों कंपनी वहां के बर्बाद हो गए। इसका पोजीशन उस समय 2018 में 8वां था पूरे वर्ल्ड भर में, अब 14वें स्तर में पहुंच गए। इस बीच में जो तथाकथित वहाँ की डेमोक्रेसी, कुछ हद तक आज से तो बेहतर ही था, डेमोक्रेसी, मीडिया का फ्रीडम, पॉवर्टी लाइन, इनकम पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारे के सारे बर्बाद हो गए। शायद आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि आपने ऐसी अपने देश के बारे में भी सुनी है, जरूर सुना होगा साथियों। तो यह यूएस इंपेरियलिज्म का हिस्सा है, यह उसका जियोपॉलिटिक्स है। वह कैसे वैसे देशों के दलाल राजनीतिज्ञों से, दलाल न्यायाधीशों से, दलाल मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट या मिलिट्री जनरल से उनका अंदर ही अंदर एक संबंध होता है। आप जरा पता लगाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि आपके देश में जो टॉप न्यायाधीश हैं किस तरह के वर्डिक्ट उन्होंने दिया। वर्डिक्ट देने के बाद जब रिटायर किए तो उनका कहाँ पोजीशन गया और उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, अमेरिका स्वीडन में पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये ललायित रहते हैं प्रशंसा के लिए, ललायित रहते हैं पैसे के लिए, पावर के लिए, रिटायरमेंट के बाद भी अंतिम समय तक बने रहे। ब्राजील बर्बाद हो गया, ऐसे बहुत सारे देश बर्बाद हो गए। ब्राजील बर्बाद हो गया बिना मिलिट्री इंटरवेंशन के। और बहुत सारे देश जैसे सीरिया, पैलेस्टीन, अफगानिस्तान, यूगोस्लाविया, पढ़ लीजिएगा कभी, यूगोस्लाविया से बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा। तो चलते चलते साथियों अंत भी है कि आखिर क्यों जनता जो कि किसी स्थिति में थी इस तरह झुकाव में चली गई। और जब सत्ता बदलता है तो सत्ता तो वही है, वही न्यायालय है, वही मिनिस्ट्री है, वही पुलिस है, वही मिलिट्री है, और सारा का सारा कैसे झुक जाता है एक दूसरी तरफ। जनता और बेहतरीन स्थिति चाहती है।
लेकिन जब जनता के बीच में एक खास विचारधारा जब प्रवेश करता है तो वह एक भौतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होती है। जो आज थी बिल्कुल उसका विपरीत दिशा में उसका जाना आवश्यक हो जाता है। ब्राज़ील में दिखा, भारत में दिखा, दुनिया के बहुत सारे देशों में दिखा। 1990 के बाद से खासकर जब तथाकथित यूएसएसआर जो एक कम्युनिस्ट एंटिटी था, जब वो बिखर गया, 16-17 देशों में बिखर गया, उसके बाद से मजदूर वर्ग का जो अहमियत था, जो उसकी एकता थी, वह नेस्तनाबूद हो गया। पहले से भी तोड़ने की कोशिश थी, आज हो गया। और जनता, ऐसे जनता तमाशा देखना चाहती है, वह ताकत देखना चाहती है। बोल्सोनारो के रूप में देखा, थोड़ा अलग जाए तो ट्रंप के रूप में देखा उन्होंने अमेरिका में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और यह बोल्सोनारो पहले भी और सत्ता में आने के बाद भी, इसकी विदेशी नीति जहां तक है, कहाँ है? सीधे के सीधे उसने ब्राज़ील को उठा के अमेरिका के गोदे फेंक दिया। कुछ समझ में भी आती है। उसने इजराइल के भी जाके वहां जाके घोषणा कर दी। इजराइल में क्या क्या घोषणाएं की कि आपने जो अधिकार किया है फलस्तीन के क्षेत्रों में, वो आपका हो गया। यह कौन सी मजबूरी है? यह बोल्सोनारो वही आदमी है जिसने कहा था अपने विपक्षी महिला नेताओं के बारे में कि उनका, वो तो बलात्कार करने के लायक भी नहीं है। वो हमारे देश का, भारत का, यहाँ के खास अवसर पर मुख्य अतिथि बन के आया था। उसी स्तर का ट्रंप था, उसी स्तर के और भी बहुत नेता है। नेतान्याहू पे भी गाज गिरने वाला है। वो हटा तो उसके खिलाफ ऑलरेडी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और शायद जेल में पहुंच जाए। उसके लिए युद्ध बहुत आवश्यक है ताकि वह सत्ता में बने रहे। तो ये परिस्थितियां हैं साथियों। और यह तथाकथित समाजवादी पार्टी जो है, 21st सेंचुरी सोशलिज्म जो है, खासकर साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में जो है, वह उस नॉन रिटर्न वॉल्व को क्रॉस नहीं करती है जहां से वापस हम इस परिस्थिति में ना पहुंचे। आधार वही रहता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर चिले, बोलीविया में दिखा था, खुदा ना खास्ते पहले वाली परिस्थिति वापस आ गई। और बर्बादी बहुत जगह देखा गया है। एक अच्छी खासी पार्टी है, समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसका रिवर्सल होता है और जो भी आपने बनाया, जो भी आपने किया, वो नेस्तनाबूद होता है। आज ब्राजील की बर्बादी पर भले आंसू ना बहें, जरा अपने इर्द गिर्द देख लीजिएगा साथियों। धन्यवाद। इनकलाब।